नमस्कार, मेरा नाम है जफर हयात और मैं बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास का टीएमए जो है केमिस्ट्री का। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है, 12th के अंदर जो सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं वो 300 से स्टार्ट होते हैं। जो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का टीएमए है उसका कोड है 313। ठीक है, इसका जो 20% होता है वो थ्योरी का 20% मार्क्स आता है। ठीक है, 20% निकालेंगे कैसे? 100 नंबर का टोटल पेपर होता है आपका। ठीक है, जिसमें से दो पार्ट डिवाइडेड हो जाते हैं, एक आपका प्रैक्टिकल का 20 नंबर, एक आप 80 नंबर का थ्योरी। तो 80 का अगर आप 20% निकालेंगे तो वो आएगा 16 नंबर। यानी कि आपका केमिस्ट्री का टीएमए जो आना है वो 16 नंबर में से आना है। आपको मैक्सिमम मार्क्स 16 नंबर मिलेंगे। इसमें से आपके टीएमए के आधार पर 14, 15, 13, 12, 11, 10 जो भी मिलने हैं वो मिलेंगे। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, अगर आप हमारे यहाँ से टीएमए बनाएंगे तो 99% आपके 14 या 15 नंबर जरूर आने हैं, अगर आप अच्छे से लिखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं इसमें क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप सभी को जानते हैं, 40 से 60 शब्दों में लिखना होता है सब क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का हमने जो पहले क्वेश्चन का पार्ट लिया है वो लिया है ए पार्ट यानी कि क्या। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विचाराधीन तत्व पी ब्लॉक के तीसरे आवर्त में मौजूद है। इसके सबसे बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके समूह की पहचान कीजिए, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या स्पष्ट कीजिए। यह आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देख लेते हैं आंसर कैसे करना है आप लोगों को। आपको कुछ नहीं करना, बस एज इट कॉपी करिए और बनाते चलिए अपना टीएमए। ठीक है, तो जैसा कि इसका जो आंसर है वो हम लिखना स्टार्ट जो करेंगे वो है, यह 15वें समूह बी से संबंधित है। इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। विन्यास इसका ये है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन जोड़े के हिस्से के बजाय अकेले परमाणु की कक्षा में रहता है। एक परमाणु का प्रत्येक परमाणु कक्षक 3 क्वांटम संख्या ये और द्वारा निर्दिष्ट में विपरीत स्पिन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को शामिल करने की क्षमता होती है। तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए उसका विन्यास निम्नमत अवस्था में लिखिए। फिर ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार बाह्य कोष में कोष से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाइए। तो ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या अपना वीडियो पॉज कर लिखिएगा। देखते हैं इससे आगे क्वेश्चन में क्या है। ये यहां तक खत्म हो जाता है आपका। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी हमने क्या पार्ट ही लिया है यानी कि पॉइंट ए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित लैटिस को उच्चतम पैकिंग क्षमता दक्षता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साधारण घन, कार्य केंद्रित घन और हेक्सागोनस क्लोज पैक। ठीक है, उत्तर लिखना स्टार्ट करना है। हेक्सागोन क्लोपैक लिटलस के उच्चतम पैकिंग क्षमता 74% है। साधारण क्यूबिक और बॉडी सेंटेज क्यूबिक लैटिस की पैकिंग क्षमता क्रम से 52.4% और 68% है। ठीक है, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि मैं क्वेश्चन को आपको आगे की ओर दिखा सकूं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन को आगे की ओर लेकर, देखते हैं आगे क्या है। इसका जो हमें क्रम लगाना था वो क्रम है तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि सबसे छोटा नंबर 1, उससे बड़ा नंबर 2, सबसे बड़ा नंबर 3। यहां का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल सकूं। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरे का जो हमने पार्ट लिया है ये भी 40 से 60 शब्दों में ही है। इसका हमने बी पार्ट यानी कि 6 क्वेश्चन हमने इसका लिया है। ठीक है, साम्यावस्था स्थिरांक का मान लिखते हुए समय शुद्ध द्रव्य और ठोस की अपेक्षा की जा सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो करना आपको कुछ नहीं है, बस वही उत्तर। शुद्ध पदार्थ ठोस और तरल दोनों के लिए शुद्ध पदार्थ मोलस की संख्या बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन गुना x आणविक द्रव्यमान।
ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को आगे की ओर चल सके। यहां पर फिर आपको लिखना घनत्व बटे आणविक द्रव्यमान। अब एक शुद्ध पदार्थ का आणविक द्रव्यमान और घनत्व एक विशेष तापमान पर हमेशा स्थिर रहता है और संतुलित स्थिरांक में गिना जाता है। इसलिए संतुलन स्थिरांक अभिव्यक्ति में शुद्ध पदार्थों के मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है। यहां तक आप लिखिएगा, यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो जाता है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को हम आगे की ओर लेकर चल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का भी जो हमने पार्ट लिया है वो बी ही पार्ट है। ठीक है, बी पार्ट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ज्यादा खतरनाक है, कारण स्पष्ट करना है हमें इसमें। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ज्यादा खतरनाक है, कैसे सिद्ध करना है इसको। विभिन्न ईंधनों के दहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैसें उत्सर्जित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली होती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक में गैर विषैली होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला होता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाने में सक्षम होता है जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन और कॉम्प्लेक्स की तुलना में अधिक स्थिर होता है। 3 से 4% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की सांद्रता सीमा रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप सिरदर्द, कमजोर दृष्टि, घबराहट और हृदय संबंधी विकार होते हैं। अधिक बढ़ी हुई एकाग्रता मृत्यु का कारण भी बन सकती है। यहां तक का आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा ताकि आपके ये कंप्लीट करने के बाद हम वीडियो को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके। नेक्स्ट लेवल इन द सेंस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर या इसी क्वेश्चन को आगे की ओर। ठीक है ना, ये यहीं तक है। ठीक है, देखते हैं कहां तक हमने लिखा था। मृत्यु का कारण भी बन सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा जहरीली नहीं है, यह बहुत अधिक मात्रा में ही हानिकारक साबित होती है। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो सके और मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जा सकूं। ठीक है, आपने इतना ले लिया, कर लिया आपने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमने पार्ट लिया है वो है बी पार्ट, यानी कि बी पार्ट। निम्नलिखित धातु शोधन विधियों में से प्रत्येक के अंतर्निहित सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये दो धातुओं का विद्युत उपघटन शोधन, धातुओं का वाष्पक्षरण शोधन। ठीक है, अब इसको करना है। करने के लिए आप देखते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले नंबर पॉइंट 1 लिखा हमने। ठीक है, धातुओं का विद्युत अपघटन शोधन। विद्युत अपघटन अशुद्ध धातुओं को प्राकृतिक परिष्कृत करने के लिए बिजली का उपयोग करने की विधि है। इस प्रक्रिया में एनोड अशुद्ध धातु से बना होता है और कैथोड शुद्ध धातु की एक पट्टी से बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट के समान पदार्थ के घुलनशील नमक से एक घोल बनाया जाता है। जब एक विद्युत प्रवाह का संचार होता है तो इलेक्ट्रॉन से धातु आयन कैथोड में शुद्ध धातु के रूप में जमा हो जाते हैं और एनोड से अशुद्ध धातु आयनों के रूप में इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती है। एनोड के नीचे अशुद्धियां धातु एकत्र की जाती है, इसे मड एनोड भी कहते हैं। जैसे तांबे का विद्युत अपघटन का एक उदाहरण है। यहां तक का आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे आपको दिखा सकूं। ठीक है, आपने कर लिया होगा इतना। इसमें आपको एक ये चित्र भी बनाना है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि चित्र बनाओगे तो टीएम में थोड़ा अच्छे में गिना जाता है। जहां पर रिक्वायरमेंट होती है वहां पर चित्र जरूर बनाना चाहिए। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप अपने टीएमए की फाइल में इस चित्र को बना सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर। दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या है? धातुओं का वाष्पचरण शोधन। यह धातु विज्ञान में प्रयुक्त एक शोधन विधि है जिसमें अशुद्ध
धातु को उसके वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित कर अन्यत्र एकत्र किया जाता है, फिर इसे शुद्ध धातु देने के लिए विघटित किया जाता है। जैसे मॉन्स प्रक्रिया का उपयोग निकल के लिए किया जाता है। मोड की प्रक्रिया के लिए समीकरण, ठीक है, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि मैं क्वेश्चन को आपको आगे की ओर दिखा सकूं। ये आपने यहां तक का कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलते इसके ही दूसरे पॉइंट की ओर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वैन आर्केल विधि, जिसका उपयोग जिरकोनियम के लिए किया जाता है। मोड की प्रक्रिया के लिए समीकरण, ये समीकरण है, आपको कुछ नहीं करना, इन समीकरणों को बस उतार देना है अपने टीएमए की फाइल में, ठीक है। यहां तक आपका हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, मैं हमेशा से अपनी वीडियो में कहता आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 कभी भी आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये टीएमए का ये क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा आपको अपनी तर्क शक्ति के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपना ज्ञान प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को बनाना होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्या पार्ट है। हमने पार्ट लिया है ए, क्वेश्चन नंबर 5 छठे का ए। 12वीं कक्षा के लिए शिक्षार्थियों ने समूह भ्रमण के रूप में पास के एक गांव का दौरा किया। ग्रामीण और शहरी वातावरण एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, लोग खांसी, टाइफाइड और डेंगू की बीमारी से पीड़ित है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग स्वस्थ है। ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों की संख्या अधिक है, इसलिए पर्यावरण स्वच्छ है। इसी संदर्भ में हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर देने हैं। अब जैसे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों की पहचान कीजिए। जल जनित 2 रोगों के नाम लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि का चित्रण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा लाल बत्ती पर वाहन के इंजन को बंद करने की सलाह दी जाती है, कारण स्पष्ट कीजिए। छठा है इसका फोटोकेमिकल स्मॉग या प्रकाश रासायनिक धुंध को परिभाषित कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर ये जो 6 क्वेश्चन है, छठे के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर हमें 6 पॉइंट दिए गए हैं। इन 6 पॉइंट का अब हमें आंसर देना है। तो देखते हैं पहला आपका क्या था, वायु प्रदूषण के बारे में हमें बताना। वायु प्रदूषण ठोस और तरल कणों और हवा में निलंबित कुछ गैसों के कारण होता है। ये कण और गैस का और ट्रक्स के निकास, कारखानों, धूल, प्राग गोल्ड, बीजाणुओं, ज्वालामुखी और जंगल की आग से आ सकती है। इसका एक छोटा सा चित्र, आप ऐसा नहीं है आप यही चित्र बनाएं, आप कोई भी नेट पे से चित्र छोटा सा डाउनलोड कर लीजिएगा, वायु प्रदूषण से रिलेटेड कोई भी चित्र ऐसा मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो भी चाहे अपनी इच्छा अनुसार जो आपको लगे कि वायु प्रदूषण के लिए बेस्ट है, आप वो चित्र यहाँ पर चिपका सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। पॉइंट नंबर 2 क्या था, प्राथमिक वायु प्रदूषक। प्रदूषक जो विशेष स्रोतों से सीधे बनते हैं और उत्सर्जित होते हैं, उदाहरण कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। माध्यमिक वायु प्रदूषक, प्रदूषक जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा निचले वातावरण में बनते हैं, जो उदाहरण होते हैं 2 उदाहरण ओजोन और द्वितीयक कार्बन एरोसोल धुंध है। माध्यमिक प्रदूषकों को नियंत्रित करना कठिन होता है क्योंकि उनके संश्लेषण के विभिन्न तरीके होते हैं और गठन को अच्छी तरह से समझा नहीं जाता है। वे पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से बनते हैं और फोटोकेमिकल स्मॉग जैसी समस्याएं पैदा करते हैं। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाए। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। ये चित्र आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो भी चित्र होते हैं आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, उनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कैसा भी चित्र हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हैं। चित्र लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं लगाओगे तो काम तो फिर भी चल जाएगा, पर चित्र लगा लोगे तो टीएमए में नंबर देने वाला टीचर आपको अच्छे से अच्छे नंबर देने की कोशिश करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था हमारे, 2 जल जनित रोग, जियार्डियासिस, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, ये आपके 2 हो गए, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ग्लोबल वार्मिंग के बीच भी हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमें लिखना था। एक ऐसी घटना है जहां ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन जैसी ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाले विकिरण को फंसा लेती है। ग्लोबल वार्मिंग मानव गतिविधियों के कारण पूर्व औद्योगिक काल 1850 और 1900 के बीच के बाद से पृथ्वी की सतह का दीर्घकालीन ताप है। मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से जो पृथ्वी की वायुमंडल में गर्मी फंसने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को बढ़ाती है। यह शुद्ध
जलवायु परिवर्तन शब्द के साथ विनिमय नहीं है। एक चित्र आप ले लीजिएगा ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड भी। तो आप, मैं वही कह रहा हूँ, चित्र बनाओगे या लगाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो काम ऐसे भी चल जाएगा। इसके बाद देखते हैं पॉइंट 5। पॉइंट 5 क्या है? हमें ईंधन के संरक्षण के लिए ट्रैफिक लाइट पर प्रतीक्षा करते समय वाहन के इंजनों को बंद कर देना चाहिए, जो कि पेट्रोल है, जो एक संपूर्ण संसाधन है, केवल ईंधन बचाने और प्रदूषण को रोकने के लिए नहीं। एक इससे रिलेटेड भी कोई चित्र आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब छठा पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट क्या है हमारा? फोटोकेमिकल स्मोक प्रदूषक का एक मिश्रण है जो तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC या सूर्य के प्रकाश पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे शहरों के ऊपर एक भूरी धुंध बन जाती है। यह गर्मियों में अधिक बार होता है क्योंकि उस समय हमारे पास सबसे अधिक धूप होती है। एक इससे रिलेटेड कोई भी चित्र आप बना दीजिएगा। यहाँ पर आपका केमिस्ट्री का TMA समाप्त होता है। जाने से पहले आपसे कुछ बातें बताना चाहूँगा। आप अपना TMA जल्द से जल्द बना लीजिए। लगभग हमने भी ज़्यादा TMA अपने ऑनलाइन कर दिए हैं। आप वीडियो देखिएगा, जो पुरानी वीडियोस में अपना TMA सर्च करिएगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमें वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का TMA चाहिए। हमारी प्रशिक्षक टीम टीचरों की TMA का आंसर ढूंढकर बनाने में लगी हुई है। जैसे ही हमें TMA का आंसर मिलता है, हम अपनी TMA को वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा देंगे, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें पता चलेगा आप हमारी वीडियो को कितना प्यार दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपना TMA जल्द से जल्द बनाकर आप अपना ऑनलाइन पोर्टल पर, डैशबोर्ड पर या अपने AI सेंटर जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है, मैक्सिमम 15 जनवरी तक आप अपना TMA सबमिट करा दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए TMA नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए चाहता हूँ आपसे आके नमस्कार।